आज का जो चैप्टर है वो मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। अब हम लोग मेमोरी के बारे में देखेंगे। हालांकि ये बात हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के स्टेट में आता है, मेमोरी की रिक्वायरमेंट उसको सबसे पहले। तो ये इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या एक्सप्लोर करना है, कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स हम लोगों को जानने हैं, स्वैपिंग हम लोगों को जाननी है, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन हम लोगों को जानना है, पेजिंग का कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, पेज टेबल सेगमेंटेशन और आर्किटेक्चर बेस्ड कुछ इश्यूज एक्सप्लोर किए जाएंगे। इस चैप्टर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मेमोरी हार्डवेयर। दूसरा ऑब्जेक्टिव, टू डिस्कस वेरियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स इंक्लूडिंग पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, और to provide a detailed description of Intel Pentium, which supports both pure segmentation and segmentation with paging. तो हम लोग अपना डिस्कशन एकदम शुरू से शुरू करें तो हम लोगों ने ये देखा था कि एक समय ऐसा था जब प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन सीक्वेंसली होता था। बैच का फॉर्मेशन हो जाता था, लेकिन एक टाइम पर एक ही प्रोसेस मेमोरी में लाया जाता था, उसको एग्जीक्यूट कराया जाता था, और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था तो हम लोग मेमोरी से प्रोसेस को बाहर कर। ये पूरा कंसेप्ट बैच प्रोसेसिंग में था। तो लोगों को ये लगा कि प्रोसेस को जब हम लोग मेमोरी से बाहर कर रहे हैं और नए प्रोसेस को मेमोरी में लेकर आ रहे हैं, इस टाइम ड्यूरेशन में हमारा सीपीयू जो है खाली बैठा हुआ है। सीपीयू के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, करने के लिए कुछ भी नहीं है। बोलने का सीधा मतलब ये है कि भाई साहब, जब मेमोरी में कोई जाब ही नहीं होगा तो प्रोसेसर किसको एग्जीक्यूट कराए। तो वहां पे एक बात निकल के आई कि क्या हम लोग मेमोरी में एक से ज्यादा जाब लाकर रख सकते हैं, और जैसे ही ये फिजिबल हुआ, हम लोगों ने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की बात की। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या बता रहा है? तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बता रहा है कि हमारे प्राइमरी मेमोरी में किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, यही है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो अगर हम लोग इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लोर करें तो एक चीज एकदम से क्लियर हो जा रही है कि हमारे मेमोरी में एक से ज्यादा जाब है। ठीक है, अब जरा देखिए तो कहां एक सिंगल जॉब रहता था एक टाइम पर, और अब हमारे पास एक से ज्यादा जॉब मेमोरी में एक टाइम पर है। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो हम लोगों ने कहा कि यार टाइम स्लाइसिंग लेकर आओ। मल्टी प्रोग्रामिंग को हम लोगों ने एक्सटेंड किया और हम लोग मल्टीटास्किंग की बात करते हैं। ठीक है, तो
बात क्या है, बात ये है कि मेमोरी में एक से ज्यादा प्रोसेसेस को रखना, ये एक बहुत बड़ी घटना थी। क्यों घटना थी? इतनी बड़ी क्यों घटना थी? तो इस वजह से थी कि हम लोग अपने सीपीयू को हमेशा बिजी रख सकते हैं। ठीक है, यानी रिसोर्सेस का अगर हमें पूरी तरीके से इस्तेमाल करना है तो हमारे मेमोरी में हमेशा कम से कम एक जॉब रहे जो एग्जीक्यूशन की स्टेट में। तो यहां बैकग्राउंड में वही बात बताई जा रही है, प्रोग्राम मस्ट बी ब्रॉट कहां से, फ्रॉम दिस into main memory and placed within a process for it to be run. Main memory and registers are only storage CPU can access directly. कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है। रजिस्टर access in one CPU clock or less। ये जो तीसरा पॉइंट, इस तीसरे पॉइंट को अगर हम लोग मेमोरी हायरार्की में विजुलाइज करें तो कैश के ऊपर कौन बैठा हुआ है? तो कैश के ऊपर बैठा हुआ है रजिस्टर। ठीक है, और रजिस्टर को हम लोग फास्टेस्ट मेमोरी बोल रहे हैं। तो फास्टेस्ट मेमोरी बोलने का जो कारण है वो यही है कि मेमोरी को एक्सेस करने में सीपीयू साइकिल बहुत कम लगेगी, चाहे एक साइकिल लगे चाहे एक से कम साइकिल। अच्छा, शुरुआत में हम लोगों ने इस बात को देखा था कि जब हम लोग बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बोलने का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम आल्सो, यानी मेमोरी को एक्सेस करने में टाइम का कंजम्पशन जहां पे कम होगा वो मेमोरी हमारे लिए फास्टेस्ट। चौथे पॉइंट में कहा जा रहा है कि रजिस्टर को एक्सेस करने में नंबर ऑफ साइकिल का कंजम्पशन कम है, लेकिन मेन मेमोरी को एक्सेस करने में ज्यादा साइकिल्स लग रही है। और एक बात और बताई जा रही है कि कैश मेमोरी जो है वो रजिस्टर और मेन मेमोरी के बीच में बैठा हुआ है। यानी जब भी हम लोग मेमोरी की चर्चा करेंगे तो हम लोग मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी की ही बात। फिलहाल इस स्क्रीन पे तीन मेमोरी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एक प्राइमरी मेमोरी है, एक कैश मेमोरी है और एक रजिस्टर है। रजिस्टर और मेन मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी बैठा हुआ है। और अब हमको मेमोरी प्रोटेक्शन के बारे में सोचना है। तो मेमोरी प्रोटेक्शन के बारे में सोचने का जो जरूरत है वो क्यों है? तो मैं अगर ये कहूं कि मेमोरी में कि देखिए ये एक प्रोसेस है, दिस इज अ प्रोसेस एंड दिस वन इज अ प्रोसेस। तो अगर प्रोसेस है तो प्रोसेस के पास अपने इंस्ट्रक्शन होंगे और अपने डेटा होंगे। अब ध्यान ये देना है कि अगर ये प्रोसेस मेमोरी में अलग अलग जगहों पर नहीं रहे, अगर ये प्रोसेस मेमोरी में अलग अलग जगहों पे नहीं रहे तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि एक प्रोसेस का इंस्ट्रक्शन दूसरे प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन के साथ मिक्स होता है। और जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग कहते हैं कि हर प्रोग्राम का एक डेडिकेटेड ऑब्जेक्टिव, हर प्रोग्राम का एक डेडिकेटेड ऑब्जेक्टिव। मसलन मैंने एक बार कहा था
कि दो प्रोग्राम लिखे गए हैं, एक नंबर को इनपुट मांग रहा है और उस नंबर का टेबल प्रिंट कर रहा है। एक प्रोग्राम ऐसा है जो नंबर इनपुट ले रहा है और उस नंबर का फैक्टोरियल कंप्यूट कर रहा है। अब जरा देखिए कि हर इन दोनों प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव अलग अलग, बट इनपुट को जरा सोचिए तो इनपुट तो एक ही है, एक नंबर इनपुट करना है। इट इज कॉमन टू बोथ। मजेदार सीन क्या है कि मान लीजिए कि प्रोसेस P1 और P2 है, तो अगर ये मेमोरी में अलग अलग जगहों पर नहीं रहेंगे तो P1 और P2 के इंस्ट्रक्शंस जो है वो मिक्स हो जाएंगे, और जब P1 P2 के इंस्ट्रक्शन मिक्स हो गए तब तो कहानी और खतरनाक हो जाएगी। कैसे खतरनाक होगी कि प्रोग्राम अपना ऑब्जेक्टिव ही खो देगा। मतलब अगर आप उम्मीद करोगे कि टेबल प्रिंट होगा तो प्रिंट होने लगेगा टेबल के साथ फैक्टोरियल, तो इट इज नॉट डिजायरेबल। दैट्स वाई ये कहा जा रहा है कि मेमोरी प्रोटेक्शन की जरूरत है। मेमोरी प्रोटेक्शन टू वी हैव टू सेपरेट द मेमोरी एरिया ऑफ P1 एंड मेमोरी एरिया ऑफ P2। आइसोलेशन होना चाहिए, आइसोलेशन होना चाहिए। एक एग्जांपल हमने और दिया था कि किसी होटल में 100 लोग हैं, तो हम ये बोलेंगे कि ये 100 लोग इस होटल को शेयर कर रहे हैं, लेकिन हर कमरे में एक ही आदमी है, तो कमरा शेयर नहीं हो रहा है, होटल शेयर। तो मजे की बात, शेयरिंग भी हमको दिख रही है और हमको आइसोलेशन भी दिख रहा है। शेयरिंग भी दिखी एंड आइसोलेशन भी हमको दिख रहा है। ठीक है, और ये आइसोलेशन जो है इट इज गारंटी ऑफ सिक्योरिटी। और कैसी सिक्योरिटी कि हम इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि नाउ देयर इज नो वे in which instructions of P1 and P2 may be mixed together. There is a separation. And at this slide, I am considering this isolation as protection. थोड़ा और आगे चलते हैं प्रोटेक्शन को लेके। तो हम ये कहेंगे कि P1 को जो मेमोरी एरिया मिला है it can be only accessed by P1। ठीक है, P1 का या P2 का जो मेमोरी एरिया है उसको केवल P1 ही एक्सेस कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक्सेस करे। लेकिन P1 के मेमोरी एरिया को कोई तीसरी पार्टी एक्सेस नहीं करेगी, और तब तक नहीं करेगी जब तक कि हम परमिशन ना, ठीक है, तब तक एक्सेस नहीं होगा जब तक कि हम परमिशन ना। तो यहां यही मतलब था। अब हम लोग अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। अब ये जरा देखिए, ये मेमोरी फेंसिंग टेक्निक, इट इज मेमोरी फेंसिंग टेक्निक। मेमोरी फेंसिंग टेक्निक, मेमोरी फेंसिंग टेक्निक बोलने का क्या मतलब है? आप लोग फेंसिंग कराते हो, तो फेंसिंग कराने का मतलब क्या है कि आपने एक बाउंड्री बनवा दी है। और बाउंड्री क्यों बनवा रहे हो? टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन के लिए। अब जरा देखिए, तो यहां पर एक मेमोरी का डायग्राम रखा गया है। 0 से लेके 25,600 ये जो एड्रेस है,
इस एड्रेस की अगर हम लोग बात करें, यहां से यहां तक, तो इस मेमोरी में कौन पड़ा हुआ है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो बची हुई मेमोरी, बची हुई मेमोरी यहां से लेके यहां, ये बची हुई मेमोरी यहां पे हम लोग अपने प्रोसेसेस को लाके रखें। ठीक है, अब जरा देखिए कि जब हम लोग ये काम कर रहे हैं तो हमको दो चीजें दिख रही हैं। एक तो दिख रहा है ये बेस, और ये दिख रहा है लिमिट, बेस और लिमिट। ये दो वेरिएबल इस बात की गारंटी देंगे कि किसी प्रोसेस के लिए मेमोरी कहां से शुरू हो रही है और कहां खत्म हो रही है। ठीक है, मेमोरी कहां से शुरू हो रही है और कहां से खत्म हो रही है। चलिए, जैसे जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं, उनको मैं एक बात बताऊं कि मैंने कहा कि भाई देखिए ये मेरा खेत है, तो लोगों ने पूछा कहां से कहां तक है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो खेत है वो यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पे खत्म। ठीक है, तो हम एक स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे और एक एंडिंग पॉइंट बताएंगे। ठीक है, तो जैसे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बता दिया गया, ठीक है, हम लोग इसको बड़े आराम से प्लाट कर सकते। भाई इसके भी दो कोऑर्डिनेट होंगे और इसके भी दो कोऑर्डिनेट। ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बता दिया। मैंने कहा कि ये हमारा स्टार्ट है और ये हमारा एंड। और जैसे हमने स्टार्ट और एंड बताया, ग्राफ पेपर पे खेत को ड्रा कर लिया जाएगा और अब हम लोग उस खेत का एरिया पेरीमीटर जो कुछ निकालना चाहे निकाल सकते। उसी तरीके से यहां ध्यान दीजिए, यहां अपने पास एक बेस है और एक लिमिट। बेस क्या बता रहा है? बेस बता रहा है स्टार्ट। बेस क्या बताएगा? स्टार्ट। ठीक है, और लिमिट क्या बताएगा? लिमिट बताएगा यहां से स्टार्ट हुआ यहां। अब जरा देखिए, प्रोसेस कौन सा प्रोसेस हम लोग बात कर रहे हैं? इस प्रोसेस, ये प्रोसेस, ये मेमोरी में कहां से कहां तक है? तो 30,004 से लेके 42,094। ठीक है, और बेस और लिमिट, लिमिट की वैल्यू कैसे तय हो? लिमिट की वैल्यू हमेशा तय होगी प्रोसेस के साइज, प्रोसेस के साइज से लिमिट की वैल्यू तय। बेस, भाई यहां पे हमारा प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस खत्म हुआ, यहां खत्म हुआ, और यही से हमारा दूसरा प्रोसेस P2 स्टार्ट हो रहा है। तो बेस का निर्धारण होगा अवेलेबिलिटी ऑफ मेमोरी। बेस का निर्धारण कौन करेगा कि भाई हमारे पास मेमोरी है, तथा जो मेमोरी है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? तो कहां से स्टार्ट हो रही है, इट इज डिपेंडेंट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज डिपेंडेंट ऑन सर्कमस्टांसेस,
It is dependent on number of processes that we have in the primary memory. Limit is always decided by the size of process. जिस कोई बड़ा प्रोसेस होगा लिमिट की वैल्यू ज्यादा, कोई छोटा प्रोसेस होगा लिमिट की वैल्यू कम। और मजे की बात कि ये जो स्टार्ट एड्रेस है, देखिए ये स्टार्टिंग एड्रेस है, यस ए स्टार्टिंग एड्रेस, और ये है इसका एंडिंग एड्रेस, दिस इज एंडिंग एड्रेस। ध्यान दीजिए एंडिंग एड्रेस। तो स्टार्टिंग एड्रेस से एंडिंग एड्रेस ई ए हमको कैसे मिल रहा है? इट इज वेरी सिंपल। और कैसे सिंपल है? तो सिंपल इस वजह से है कि भाई बेस, देखिए हमने कहा ई ए इक्वल्स टू बेस प्लस लिमिट, बेस प्लस लिमिट। बेस एड्रेस में लिमिट को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट एंडिंग एड्रेस। और हर प्रोसेस के पीसीबी में इस बात की एंट्री होगी, हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करेंगे जिसको बोलेंगे मेमोरी मैप। वी विल यूज अ टर्म जिसको हम लोग बोलेंगे मेमोरी मैप। तो प्रोसेस है और प्रोसेस का मेमोरी मैप, ठीक है, प्रोसेस मेमोरी में आ गया है। जब तक प्रोसेस का मेमोरी मैप हमारे पास नहीं होगा, हम लोग कभी भी प्रोसेस को एक्सेस नहीं कर। समझाने के लिए मैं एक बात बोल रहा हूं। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसके पास पैतृक संपत्ति, उदाहरण के लिए हमने कहा खेत है, लेकिन उस व्यक्ति को यह पता है कि मेरे पास खेत है, मैं फला गांव का रहने वाला हूं, फला जी हमारे दादाजी और पिताजी थे, और मेरा खेत यहाँ पे है, ये मुझे पता है। लेकिन उस व्यक्ति को यह नहीं पता है कि मेरा खेत है कौन। तो उसको खसरा खतौनी देखने की जरूरत पड़ी, ठीक है। वो जाएगा लेखपाल के पास, अपना नाव गांव बताएगा और कहेगा कि हमको हमारा खेत बता दीजिए कहाँ है। तो ये जो खतौनी है, ये जो खसरा है, ये जो लैंड रिकॉर्ड है, इसको आप विजुलाइज कर सकते हो कि इट इज द मेमोरी मैप ऑफ अ प्रोसेस। तो जब तक खसरा खतौनी या लैंड रिकॉर्ड नहीं होगा, तब तक हम लोग फिजिकली जमीन को पहचान नहीं पाए, ठीक है। तो मेमोरी फेंसिंग टेक्निक में हम लोग बेस एड्रेस और लिमिट एड्रेस की बात करते हैं। लिमिट इज कंट्रोल्ड बाई या ड्रिवन बाई साइज ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस छोटा होगा, लिमिट रजिस्टर में वैल्यू कम होगी, छोटी होगी। प्रोसेस का साइज बड़ा होगा, लिमिट रजिस्टर में साइज बड़ी। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे एक टर्म आ रहा है जिसको हम लोग कह रहे हैं लॉजिकल एड्रेस। देखिए जो लैंड रिकॉर्ड लेखपाल के पास है वो लॉजिकल एड्रेस है, और उस लॉजिकल एड्रेस की मैपिंग करानी पड़ेगी फिजिकल एड्रेस पे कि जमीन है कहाँ। ये आपकी फिजिकल जमीन है और ये यहाँ पे लॉजिकल है, ये मैप हो गया, ये आपका खेत है। नहीं, प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में दो एड्रेसेस होते हैं, एक को बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस और एक को बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लॉजिकल एड्रेस जनरेट कराता है और उस लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस कंप्यूट किया जाता है, ठीक है। और जब तक आपको फिजिकल एड्रेस नहीं पता होगा, आप मेमोरी में
मेन मेमोरी में उस पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंच ही नहीं पाओ। यानी देयर एग्जिस्ट ए मैपिंग मैकेनिज्म which maps logical address space to physical address space। ये जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है, ये इसी को हम लोग कभी कभी एक्चुअल एड्रेस भी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। आगे जो है हम लोग और इसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या और भी चीजें हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठ रहा है कि बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू मेमोरी। बाइंडिंग का मतलब क्या है? बाइंडिंग का मतलब ये है कि जब हम लोग किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी में लेके आएंगे तो हमें उसको मेमोरी देना पड़ेगा। तो जब मेमोरी देना पड़ेगा तो उसका एक एड्रेस भी होगा। अब जरा ट्रेन की यात्रा कर ली जाए तो टिकट जो है 3 तरीके के होंगे। एक होगा कंफर्म टिकट, एक होगा आरएसी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, कि अगर कोई रिजर्वेशन कैंसिल होता है तो आपको सीट मिल जाए। आप अपनी यात्रा शुरू करिए। और एक होता है भाई जहां जगह मिली वहीं चले जाओ, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां। कंपाइल टाइम मतलब आपका टिकट कंफर्म, आप फला ट्रेन नंबर से फला डेट को फला कोच नंबर के फला सीट नंबर पर बैठे, ये आपका एड्रेस हो फिक्स। कंपाइल टाइम है। एग्जीक्यूशन टाइम बोलने का क्या मतलब? ये कंफर्म है कि आप फला ट्रेन में यात्रा करेंगे, आपके पास आरएसी है, और अगर रास्ते में कोई पैसेंजर नहीं आता है, उसका रिजर्वेशन कैंसिल होता है, तो आपको एक सीट दे दी जाएगी। कौन सी सीट दी जाएगी भगवान जाने, लेकिन हाँ आपको एक सीट दे दी जाएगी। लोड टाइम, लोड टाइम का मतलब ट्रेन छूट रही थी, हम दौड़ के पकड़ लिए, टिकट उकट है अपने पास, लोकल टिकट है, अब हम सीट खोज रहे हैं, कभी इस कंपार्टमेंट में कभी उस कंपार्टमेंट में कभी उस कंपार्टमेंट। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करें।